Welcome students to your own YouTube channel Commerce with Ease with me शुभ्रत सरकार। आपको पता है इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है दिल से दिल तक। आज हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करेंगे। इससे पहले हम लोग कंसाइनमेंट का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। आज हम लोग सीखेंगे कंसाइनमेंट का और एक पहलू। हम लोगों को पता है कि डिल क्रेडियर कमीशन क्या है। You know that consignee is taking the responsibility of selling goods on behalf of the consignor, and that is why consignor is allowing an ordinary commission to the consignee. मतलब consignee is not at all responsible for realizing credit sale. मतलब consignee कैश में सेल कर सकता है, क्रेडिट में सेल कर सकता है, लेकिन पैसा उठाने का जिम्मेदारी जो क्रेडिट में सेल हुआ है, उस क्रेडिट सेल का पैसा रियलाइज करने का जिम्मेदारी कंसाइनी ने नहीं लेता है। कंसाइनी को जो भी ऑर्डिनरी कमीशन मिलता है वो सिर्फ सेल करने के लिए। अब जब कंसाइनी इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग क्रेडिट सेल, तो कंसाइनर ने क्या करता है, कंसाइनी को डिल क्रेडियर कमीशन अलाउ करता है। हम लोग सीखे थे कि डिल क्रेडियर कमीशन अलाउ करने का मतलब नाउ कंसाइनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रियलाइजिंग क्रेडिट सेल। मतलब क्रेडिट सेल उठाने का जिम्मेदारी कंसाइनी का हो जाता है इफ कंसाइनर इज अलाउइंग डिल क्रेडियर कमीशन टू द कंसाइनी। टुडे वी विल कम टू नो इफ कंसाइनर इज नॉट allowing deal creditor commission to the consignee and consignee is selling goods on credit as well as there is certain amount of bad debt, तो क्या होगा? देखो बच्चों, कंसाइनर अगर डिल क्रेडियर कमीशन नहीं दे रहा है, मतलब कंसाइनी इज नॉट टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग क्रेडिट सेल उठाने का कोई जिम्मेदारी कंसाइनी का नहीं है, ये कंसाइनर का जिम्मेदारी है। लास्ट जो वीडियो थे उसमें हम लोग देखे थे कि कंसाइनर इज अलाउइंग डिल क्रेडियर कमीशन। तब जब क्रेडिट सेल हो रहा था उसके लिए कंसाइनर की बुक में जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है उसमें कोई अलग पोस्टिंग नहीं होता था, क्योंकि डिल क्रेडियर कमीशन अगर कंसाइनी को मिल रहा है तो कंसाइनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो क्रेडिट सेल का पैसा उठाए। तो कंसाइनर का कंसाइनमेंट अकाउंट में अलग से क्रेडिट सेल या बैड डेट को दिखाने का कोई जिम्मेदारी नहीं बनता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कंसाइनी क्रेडिट सेल कर रहा है, बैड डेट भी हो रहा है, लेकिन कंसाइनर कोई डिल क्रेडियर कमीशन अलाउ नहीं कर रहा है कंसाइनी को। तो इसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट में इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी तो क्रेडिट सेल का उठाने का जिम्मेदारी कंसाइनी का नहीं है, वो तो कंसाइनर का जिम्मेदारी है। तो हैज टू रिकॉर्ड इट इन हिज बुक ऑफ अकाउंट्स। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है पहले दिखा देते हैं, उसके बाद जो सवाल हम लोगों ने लिया है बोर्ड में है ऑलरेडी, उस सवाल को सॉल्व करेंगे और दिखा देंगे कंसाइनमेंट में कैसे इसका इंपैक्ट आता है। तो इफ consignor is not allowing डिल क्रेडियर कमीशन टू कंसाइनी, देन क्या होता है, पहली एंट्री क्या होता है, फॉर क्रेडिट सेल। नाउ क्रेडिट सेल हो रहा है, कंसाइनी ने क्रेडिट सेल कर रहा है, और कंसाइनी क्रेडिट सेल कर रहा है लेकिन डिल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा है, तो कंसाइनर का जिम्मेदारी बन रहा है कि क्रेडिट सेल का पैसा उठाए। तो कंसाइनर रिकॉर्ड करेगा, इसके लिए क्या एंट्री होगा, फॉर क्रेडिट सेल अलग से एंट्री करना पड़ेगा। क्या एंट्री होगा, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ऐसा एंट्री का मतलब क्या होता है,
कंसाइनर ने देखा कि ये जो क्रेडिट सेल हुआ है इसके लिए कंसाइनी का कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो कैश सेल हुआ है उसके लिए कंसाइनी जिम्मेदार है। कैश सेल के लिए एंट्री क्या होगा? ऐसा केस में फॉर कैश सेल एंट्री क्या होगा? कैश सेल का पैसा उठाने का जिम्मेदारी की लेकिन कंसाइनी का है, तो कैश सेल के लिए हम लोग किसको पकड़ेंगे? कंसाइनी को पकड़ेंगे। तो उसके लिए एंट्री होगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कैश सेल के लिए पैसा उठाने का जिम्मेदारी किसका है? कंसाइनी का है। तो कंसाइनी मेरा डेटर बन रहा है, कंसाइनी तुमको पैसा उठा के देना है, तो यू आर माई डेटर। एंड कंसाइनमेंट का ये इनकम है, तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, इनकम है। तो लेकिन फॉर क्रेडिट सेल एज डिल क्रेडियर कमीशन इज नॉट बीइंग अलाउड बाय कंसाइनर, हेंस consignee is not responsible for realizing credit sale। कंसाइनर को खुद जाके जो डेटर्स लोगों को बेचा है कंसाइनी ने, कंसाइनी जिन लोगों को क्रेडिट में सेल किया है उन्हीं लोगों को हम लोग कंसाइनमेंट डेटर बोल रहे हैं। उन कंसाइनमेंट डेटर से पैसा उठाने का जिम्मेदारी कंसाइनर का है। तो हम लोग क्या करेंगे? कंसाइनमेंट क्रेडिट में सेल होगा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, यही तो एंट्री होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर डेटर्स के साथ कंसाइनमेंट जोड़ देंगे और कोई भी नॉमिनल अकाउंट आएगा, अगर हम लोग देखा है कंसाइनमेंट का अकाउंटिंग का प्रैक्टिस यही है कि कोई भी अगर नॉमिनल अकाउंट आ रहा है दैट शुड बी रिप्लेस बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट का ये इनकम है इसलिए कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन डेबिट हो रहा है कंसाइनमेंट डेटर। अब अगर बैड डेट होगा, ये जो क्रेडिट सेल हुआ था ये उठाने का जिम्मेदारी कंसाइनर का है, लेकिन कंसाइनर सारे के सारे पैसा उठा नहीं पाए, डिल क्रेडियर कमीशन अलाउ नहीं हुआ, पैसा नहीं उठा पाए क्रेडिट सेल का, तो बैड डेट हो गया। तो इस बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपना है, कंसाइनर का है। कंसाइनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो सीधा मेरा बिजनेस का लॉस है, तो ये बिजनेस का एक लॉस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे। जैसे कोई भी एक्सपेंसेस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आता है, वैसे ये भी आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट डेटर। देखो कंसाइनमेंट डेटर कौन बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था। कंसाइनमेंट डेटर वाज ए डेबिट बैलेंस। हम लोग क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो मेरा डेटर और नहीं रहेगा, वो मेरा डेटर नहीं रहेगा, समझे? तो कंसाइनमेंट डेटर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और जैसे बैड डेट होता है, बैड डेट होने से क्या एंट्री होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेट नॉमिनल अकाउंट है, उसकी जगह में कंसाइनमेंट लिखा और डेटर क्रेडिट होकर घट रहा है तो डेटर को क्रेडिट कर दिया। अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में इसका पोस्टिंग जाएगा, ये मानो एक कंसाइनमेंट अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ये मानो एक कंसाइनमेंट अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, तो इसमें पोस्टिंग क्या जाएगा? फॉर कैश सेल हम लोग पोस्टिंग करेंगे बाय कंसाइनी, कैश सेल। और फॉर क्रेडिट सेल क्या एंट्री होगा? कैश सेल के लिए तो कंसाइनी जिम्मेदार है, क्रेडिट सेल के लिए कंसाइनी जिम्मेदार नहीं है, यहां पर डिल क्रेडियर कमीशन नहीं अलाउ हो रहा है, तो बाय कंसाइनमेंट डेटर। ये किस चीज का एंट्री हुआ? क्रेडिट सेल का। और जब बैड डेट होगा वो क्या होगा? कंसाइनमेंट लॉस है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, कंसाइनमेंट की डेबिट साइड में आके लिखेंगे टू कंसाइनमेंट, ये वाला एंट्री का पोस्टिंग ले रहा हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। किस चीज का एंट्री आई है? बैड डेट का। कितना बैड डेट होगा? मानो आपका टोटल सेल्स हुआ है, टोटल सेल्स नहीं कैश सेल मानो हुआ है आपका 1 लाख, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कैश सेल 1 लाख। मानो आपका क्रेडिट सेल हुआ है 20,000, तो लिखेंगे क्रेडिट सेल 20,000। और इस 20,000 के अंदर मानो 2,000 आपने उठा नहीं पाए, बैड डेट हो गए, तो इधर लिख देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट बैड डेट 2,000।
right? That is the way of accounting in case of credit sale and bad debt if bill creditor commission is not being allowed by the consignor. तो अब हम लोग सवाल में आते हैं, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या सवाल है। X of Kolkata sent 100 boxes of chocolates to his consignee Y of Mumbai. So X is the consignor here and Y is his consignee. Y to be sold on consignment basis. Cost of each box was 1000. तो सवाल यहाँ से शुरू हो जाता है। कंसाइनर X, उनकी जो कंसाइनी थी Y, उनको गुड्स भेज रहे हैं, Y है मुंबई में, इसीलिए हम लोग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जिसका नाम है X, हम लोग क्या किया, कंसाइनमेंट टू Y ऑफ मुंबई अकाउंट खींचा हम लोगों ने। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट है। जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट होता है शुरू यहाँ से हो जाएगा। क्या है, गुड्स सेंड किया हम लोगों ने। कंसाइनर, वी आर द अकाउंटेंट ऑफ कंसाइनर, और कंसाइनर ने क्या किया, गुड्स सेंड किया। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना गुड्स भेजा, 100 बॉक्सेस गुड्स भेजा, और हर एक बॉक्स का कॉस्ट था आपका 1000 करके, तो हो जाता है आपका 1 लाख का गुड्स भेजा गया। इस गुड्स भेजने में कंसाइनर ने, एक्स ने क्या क्या खर्च किया, 10,000 कैरेज खर्च किया सिर्फ, और कुछ नहीं। टू बैंक अकाउंट expenses paid by consignor। सिर्फ एक्सपेंसेस पेड लिखने से ही चल जाएगा। एक्सपेंसेस पेड, कितना पे किए थे, क्या पे किए थे, कैरेज, और कितना पे किए थे, कैरेज, कैरेज पे किए थे आपका 10,000। फिर क्या हुआ, फिर Y paid 6,000 as direct expenses and 8,000 as indirect expenses। कंसाइनी ने खर्च किया तो लिखेंगे टू Y अकाउंट expenses paid by consignee, direct expenses or indirect expenses। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए थे 6,000, इनर कॉलम में लिखेंगे इसको, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए थे 8,000। फिर टोटल एक्सपेंसेस हो जाता है आपका 14,000। एक बात बोल देता हूं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस बार बार नहीं होता, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस बार बार होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोला Y was entitled to get 5% as ordinary commission। Y को यानी कंसाइनी को 5% ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा। Y sold 60 boxes at a profit of 25% on sales। 12,000 was on credit। अब Y ने सेल किया है। अब सेल के अंदर अब ध्यान देने वाला बात यहां पर यह है, Y ने सेल किया है, पहली बात, लेकिन यहां पर Y is entitled to get only ordinary commission। Therefore, if there is any credit sale or bad debt, then it has to be recorded separately in the consignment account, right? और Y ने टोटल सेल कितना किया ये भी कैलकुलेशन कर लेना है। थोड़ा देख लेते हैं, पहले Y का सेल टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहां पर ही कर लेते हैं, ये वर्किंग्स ले लेते हैं, यहां पर वर्किंग्स कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। कितना सेल हुआ, हम लोग जानते हैं कि सेलिंग प्राइस कैसे मिलते हैं, जो कॉस्ट ऑफ द गुड्स है, जो गुड सेल किया है उसका जो कॉस्ट है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल प्राइस मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोगों का
कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? हम लोगों ने कितना गुड्स बेचा है? यहां पर हम लोगों ने गुड्स बेचा है 60 बॉक्सेस. वाई सोल्ड 60 बॉक्सेस एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स. 60 बॉक्सेस यानी कि हर एक बॉक्स का कॉस्ट क्या था? 1000. तो 60 बॉक्स का कॉस्ट क्या होगा? 60 इंटू 1000 जो होता है. उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट ऐड कर देंगे. अब यानी कि ये होता है आपका 60,000 और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है आपका 25% ऑन सेल्स. 25% ऑन सेल्स, यह है प्रॉफिट. तो यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना उचित है. यहां पर थोड़ा देखो, 25% ऑन सेल्स प्रॉफिट है. ये जो 60,000 है, ये क्या सेल प्राइस है? सेल प्राइस इधर आएगा, यानी कि सेल प्राइस कितना है हमको पता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जो कैलकुलेशन करना है वो ऑन सेल्स करना है. 25% ऑन सेल्स. इस कॉस्ट के ऊपर 25% नहीं बोला. अगर बोलते कि 25% ऑन कॉस्ट तो सीधे हम लोग 60,000 के ऊपर 25% कर देते. लेकिन यहां पर थोड़ा ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. देखो, हमको मुश्किल कहां हो रहा है? 25% ऑन सेल्स प्रॉफिट बोला है. आपको पता है सेल प्राइस क्या है, तो आप 25% ऑन सेल्स कैसे कैलकुलेशन करोगे? तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. अब यहां पर क्या बोला? 25% ऑन सेल्स प्रॉफिट है. तो जिसके ऊपर परसेंटेज देता है, इसका मतलब सेल्स, अगर सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो आपका प्रॉफिट कितना है? 25 है. आपको बोला है 25% ऑन सेल्स प्रॉफिट है, तो सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट 25 है. तो आपका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 75. 75 के साथ 25 ऐड करोगे तभी ना 100 आएगा. मतलब अगर आपका कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का रिलेशनशिप आप देखना चाहते हो तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस अगर 75 है तो प्रॉफिट कितना होता है? 25. अब कॉस्ट प्राइस अगर 1 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 25/75 यानी 1/3. अब अगर कॉस्ट प्राइस आपका 60,000 होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर 60,000 होता है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 60,000 का 1/3 यानी 20,000 प्रॉफिट. तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 60,000 प्लस 20,000 यानी कि 80,000 टोटल सेलिंग प्राइस. समझे? हम लोग लिख सकते हैं 60,000 तो आपका कॉस्ट था और प्रॉफिट क्या है? 20,000 प्रॉफिट है 60,000 के ऊपर, तो 20,000 ऐड कर देंगे तो 80,000 आ गया आपका सेलिंग प्राइस. देख लो वर्किंग्स को. लेकिन इसको फटाफट करने का एक टेक्निक आप लोगों को सिखाते हैं हम. जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट दिया जा रहा है, लेकिन आपको चाहिए क्या? कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट है. मानो सेलिंग प्राइस के ऊपर आपका प्रॉफिट क्या था? यहां पर 25% ऑन सेल्स प्रॉफिट था. 25% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट था. अब 25% मतलब क्या है? 25/100 यानी कि 1/4. तो सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कितना है? 1/4. तो कॉस्ट के ऊपर क्या होगा? अपना तरीका सिखा देते हैं आप लोगों को. अपना तरीका क्या है? ये जो 1 है न्यूमरेटर में, तो इसको पहले लिख दो. कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग. क्या निकालते हैं यहां पर? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस. अब लोगों को क्या करना है? यहां पर न्यूमरेटर में क्या है? 1 है, यहां पर जाके लिख दो 1. कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा? अगर 25% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है तो कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा? और नीचे में क्या करोगे? डिनोमिनेटर में क्या करोगे? ये यहां पर 4 था ना, 4 को उतार दो. अब सोचो सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है? सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी कॉस्ट प्राइस कम होता है. तो कॉस्ट प्राइस को घटाना है तो कैसे घटाएंगे? ये ऊपर में जो चीज को लिखे हो 1 है, इस 1 को नीचे में माइनस कर दो. ये तो क्या हो जाएगा? 1/3. यानी कि क्या आ गया? 25% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है, मतलब 1/4 ऑन सेल्स, यानी कि कॉस्ट के ऊपर कितना होगा? 1/3. दूसरा टेक्निक दिखाते हैं. मानो 20% ऑन
सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है, यानी कि 20/100, 20/100 मतलब 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट के ऊपर क्या होगा, बोलो कॉस्ट के ऊपर क्या होगा? न्यूमरेटर को पहले लिख दो और फिर नीचे में क्या होगा डिनोमिनेटर में, ये 5 था यहां पर, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट में जाएंगे तो इसको घटाना पड़ेगा। कैसे, कितना से घटाएंगे? यहां पर 1 था, 1 को माइनस कर दो तो क्या होगा 1/4 ऑन कॉस्ट। यानी अगर आपको बोलेगा 25% ऑन सेल्स तो कॉस्ट के ऊपर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेता हूं, 33 1/3% ऑन सेलिंग प्राइस। 33 1/3% मतलब 1/3 कैसे होता है दिखा देते। 33 1/3% माने क्या है, 33 × 3 99, 100/3%। देखो अब अगर आप 20% इक्वल्स टू लिखते हो 20/100 तो 100/3% इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 100/3 डिवाइडेड बाई 100। अगर 20% इक्वल्स टू 20/100 है तो 100/3% इक्वल्स टू 100/3/100, यानी कि ये होता है आपका 100/3 इंटू 100। 100 काट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1/3। इसीलिए बोल रहा हूं 33 1/3% ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या है, 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्या होगा, 1 आ जाएगा, ये 1 नीचे में क्या होगा 3 था, उससे ही ऊपर वाला 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑन कॉस्ट। ऐसे फटाफट हम लोग कर देते हैं। मानो यहां पर आपको बोला 2/7 ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस के ऊपर 2/7 सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट है, तो कॉस्ट के ऊपर क्या होगा, ये 2 उतार दो यहां पर, नीचे में क्या करोगे 7 से ये ऊपर वाला 2 माइनस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम है तो घटाना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 ऑन कॉस्ट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसका रिवर्स भी सेम होता है, मतलब अगर आपको बोलेगा कि प्रॉफिट जो है वो आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर दे दिया है, आपको बोला है कि कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है, मानो 16 2/3% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्रॉफिट है आपका, मतलब 16 2/3 मतलब 1/6 ऑन कॉस्ट। अब 1/6 ऑन कॉस्ट तो सेलिंग प्राइस के ऊपर कितना होगा, ऊपर वाला 1 को लिखो, नीचे में क्या होगा, जो 6 था उसके साथ ये ऊपर वाला 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, तो ऊपर में जितना लिखा न्यूमरेटर में जो लिखा तो डिनोमिनेटर में वो ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/7 ऑन सेलिंग प्राइस। अगर आपको बोलता है 2/11 ऑन कॉस्ट प्रॉफिट है तो सेल्स के ऊपर क्या होगा, 2 ऊपर में बैठ जाएगा, नीचे में क्या होगा 11 के साथ ये ऊपर वाला 2 ऐड हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 2/13 ऑन सेल्स। मतलब अगर 2/11 ऑन कॉस्ट प्रॉफिट देगा तो आप सेल्स के ऊपर घुमाना चाहते हो तो क्या करोगे 2/13 ऑन सेलिंग प्राइस, राइट। तो यहां पर जो हम लोगों ने वर्किंग्स किया है, ऐसा ना करके इसको शॉर्टकट कैसे करते, अगर इस सेल्स को हम लोग शॉर्टकट दिखाना चाहते तो क्या करते, देखो ऐसे लिख देते, कॉस्ट क्या था 60 × 100,000, सॉरी दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब उसके साथ प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है आपका 25% ऑन एसपी। 25% ऑन एसपी मतलब 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। अब आपको थोड़ी सेलिंग प्राइस पता है, आपको तो कॉस्ट पता है, तो कॉस्ट के ऊपर कितना होगा 1/4 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन सेल्स यानी कॉस्ट के ऊपर क्या होगा, कॉस्ट के ऊपर क्या होगा 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है, कॉस्ट प्राइस क्या है 60,000, तो 60,000 के ऊपर 1/3, यानी कि आपका वैल्यू क्या आ रहा है 60,000 टोटल कॉस्ट था, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ आपका 1/3 ऑफ 60,000 यानी 20,000, यानी कि टोटल सेल्स क्या आ गया आपका 80,000। देखो यही तो था, एक्चुअल रूलिंग तो यही था, लेकिन हम लोग शॉर्टकट करते फटाफट करने के लिए ऐसे
टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो चलो अकाउंट में इसको बिठा देते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया कि सेल्स कितना है, तो यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे बाय कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी का नाम क्या है? वाई अकाउंट। और यहाँ पर हम लोग डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ नहीं हुआ तो कैश सेल और क्रेडिट सेल को अलग अलग से शो करेंगे बाय वाई अकाउंट कैश सेल्स। कैश सेल क्या था? देखो टोटल सेल्स हम लोगों ने अभी निकाला था, 80,000 था टोटल सेल्स। अब 80,000 के अंदर क्रेडिट सेल घुसा हुआ था। कितना क्रेडिट सेल घुसा हुआ था? बोला है कि 12,000 आपका क्रेडिट सेल घुसा हुआ था। तो कैश सेल कितना हुआ? दिस इज योर टोटल सेल्स, उसके अंदर 12,000 क्रेडिट सेल घुसा हुआ है, तो आपका कैश सेल हुआ 68,000। और इस 68,000 का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कंसाइनी का है, तो इसीलिए कंसाइनी का नाम से पोस्टिंग लिया। लेकिन जो क्रेडिट सेल हुआ, यहां पर डेल क्रेडियर कमीशन नहीं है, तो क्रेडिट सेल को उठाने का जिम्मेदारी कंसाइनर खुद लेगा और डिटेल लोगों के घर कंसाइनर को खुद को जाना पड़ेगा। तो क्रेडिट सेल के लिए हम लोग अलग से एंट्री लेंगे बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। कितना क्रेडिट सेल जो हुआ, सवाल में बोल दिया 12,000 क्रेडिट सेल, तो लिख दिया 12,000। अब फिर सवाल में क्या बोला? देखो बोला कि आउट ऑफ क्रेडिट सेल 4,000 कैन नॉट बी रियलाइज, यानी कि बैड डेट हो गया। अगर बैड डेट हो जाएगा तो पहले ही हम लोग को दिखा दिया था, अगर बैड डेट होगा तो इस तरह पोस्टिंग कर देंगे हम लोग टू कंसाइनमेंट, ये बिजनेस का लॉस है, टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ये था आपका क्रेडिट सेल, ये था आपका क्रेडिट सेल, और ये था आपका बैड डेट। कितना का बैड डेट हुआ था? आउट ऑफ क्रेडिट सेल 4,000 कैन नॉट बी रियलाइज, तो 4,000 इज योर बैड डेट। अब तो टेक्निक जो भी है वो दिखा दिया हम लोगों ने, अब बाकी चीज को बिठा देंगे। हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ, उसका वैल्यू क्या है, अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू क्या है। तो क्या था? हम लोगों ने गुड्स सेंड किए थे, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड किए थे यहां पर 100 बॉक्सेस, और उसका वैल्यू था 1 लाख। अब इसके साथ जो होता है ऐड करेंगे कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। अब कंसाइनर्स एक्सपेंसेस क्या था? 10,000 था। तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब हुआ 100 बॉक्सेस ऑफ गुड्स कंसाइनर से कंसाइनी के पास चला, उसका वैल्यू अभी हो गया 1,10,000। तो लॉस इन ट्रांजिट हुआ था आपका यहां पर, नहीं हुआ था कुछ। तो कंसाइनी के पास 100 बॉक्स पहुंच गया, उसका वैल्यू क्या है? 1,10,000। ये हुआ आपका रिसीव्ड बाय कंसाइनी। फिर कंसाइनी ने रिसीव किया कितना? 100 बॉक्स रिसीव किया कंसाइनी, उसका वैल्यू 1,10,000 है। इसके साथ ऐड करेंगे, ऐड कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब यहां पर कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है? देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम से जो है वो है आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसे हम लोग रिकरिंग एक्सपेंसेस पकड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस था 6,000। तो अभी कंसाइनी की हैंड में 100 गुड्स है और उसका वैल्यू हो गया आपका 1,16,000।
अब इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस हो गया कंसाइनी की गोडाउन में, एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका 10 बॉक्सेस। फिर उसका वैल्यू हम लोग यूनिटरी मेथड में निकाल लेंगे। 1,16,000 वैल्यू है आपका 100 बॉक्स का, तो 10 बॉक्स का वैल्यू होता है इंटू 10, तो यानी कि इसका वैल्यू हो जाता है आपका 11,600। नाउ अनसोल्ड स्टॉक, अब अनसोल्ड स्टॉक क्या है, कितना है? 100 बॉक्सेस भेजा था, 10 बॉक्सेस कंसाइनी की गोडाउन में एबनॉर्मल लॉस हो गया और 60 बॉक्सेस कंसाइनी ने सेल कर दिया, तो कंसाइनी की हैंड में अब पड़ा हुआ है 30 बॉक्सेस। फिर यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और 30 बॉक्सेस का वैल्यू जैसे निकाला जाता है निकाल लेंगे। 1,16,000 आपका वैल्यू है 100 बॉक्स का, तो 30 बॉक्स का वैल्यू होगा इंटू 30, यानी कि ये वैल्यू होता है आपका 34,800। दिस इज योर वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस एज वेल एज वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लेजर अकाउंट ऑलरेडी हम लोग प्रिपेयर करके रखे थे, जो लेजर अकाउंट कर रहे थे, उसमें जाके इनको बिठा देंगे। तो चलो बिठाते हैं। हम लोगों ने वर्किंग्स कर लिया और वर्किंग्स करके एबनॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू तो कैलकुलेशन कर लिया। अब यहाँ पर बिठा देंगे। हम लोगों का एबनॉर्मल लॉस क्या आया था, बाय एबनॉर्मल लॉस। ये वर्किंग्स लिख दो, रेफरेंस कहाँ से मिला आपको, रेफरेंस वर्किंग नोट। यहाँ पर भी आप लिख सकते थे सेल में रेफरेंस वर्किंग नोट, ये आप तो अलग से सेल को कैलकुलेशन कर लिया, रेफरेंस वर्किंग नोट। तो आपका एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, एबनॉर्मल लॉस जो आपने वर्किंग्स किया था उसमें देखो 11,600 आपका एबनॉर्मल लॉस आया था, और आपने वर्किंग्स करके अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू भी निकाल लिया। तो बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ये भी आपने निकाल लिया था, ये आया था आपका 34,800। ये भी आप लिख दो। यहाँ पर रेफरेंस कहाँ से मिला आपको, वर्किंग नोट से, आपने वर्किंग नोट करके रखे थे इसके लिए। हाँ, कमीशन चार्ज करना है, सेल किया तो कमीशन चार्ज करेंगे। टू वाई अकाउंट कमीशन चार्ज्ड, कितना कमीशन है, टोटल सेल्स के ऊपर कमीशन चार्ज होगा। टोटल सेल्स क्या था, 80,000। 80,000 के ऊपर कितना परसेंट कमीशन था, 5% ऑर्डिनरी कमीशन था और कोई कमीशन नहीं था। तो 80,000 का 5% करेंगे तो ये भी आपका 4,000 आ जाएगा कमीशन। तो सारा पोस्टिंग कर लिया, बैलेंस करेंगे तो लॉस आ जाएगा या प्रॉफिट आ जाएगा, जो भी हुआ है। देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, लॉस ऑन कंसाइनमेंट। कितना होता है आपका 5,600। वाह, तो देख लो एक बार सवाल को ठीक से। आज इतना ही। इसके बाद हम लोग कंसाइनमेंट का और भी गहराई में झांकेंगे, देखेंगे कंसाइनमेंट और कितना रंग लाता है। तब तक के लिए ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। खुश रहना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल बटन को दबा देना, आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।